हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की सेकंड क्लास होने वाली है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। हम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार कंप्यूटर सिस्टम बना है, किस किस से मिलके बना है। बिल्कुल बेसिक से जानने वाले हैं, एडवांस तक ले जाएंगे। तो चैनल पर जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी ये क्लासें एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर, एमपी एपेक्स बैंक, यूपी ऑपरेटर और एमपी एएसआई और यूपी एएसआई, क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर का जो वेटेज है वो 80 नंबर का रहता है। तो सभी बच्चे जिनको बेसिक से कंप्यूटर पढ़ना है, बेसिक टू एडवांस हम ले चलेंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ भी सुझाव है तो वो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, हम लोग और सुधार करेंगे जो भी आपका सुझाव रहता है। तो आज का जो सेकंड क्लास का टॉपिक है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक, सिस्टम एंड डेफिनेशन। किस किस से मिलकर कंप्यूटर बना है उन सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। कौन कौन से हार्डवेयर हैं जो कंप्यूटर के लिए हेल्पफुल रहते हैं, उनके बारे में, उनकी डेफिनेशन क्या है, क्या उनके कार्य रहते हैं, सभी के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब आया, किसने सबसे पहले, कौन सबसे पहले यहाँ इसे लाया। तो जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, डील विद दी फंक्शनल बिहेवियर ऑफ अ कंप्यूटर, यानी जो कार्य करता है कंप्यूटर उसके बारे में बताता है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बात करें, किसने सबसे पहले 1970 में ये आया था आपके, कब, 1970 में। यहाँ पर मैं पेन थोड़ी, 1970 किसके द्वारा, जॉन बॉन न्यूमान के द्वारा ये लाया गया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि किसके द्वारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर लाया गया, जॉन बॉन न्यूमान के लिए द्वारा, कब, 1970 में पहली बार। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हैं, इसलिए इन दोनों पॉइंटों को आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर किस प्रकार, किन किन जो हार्डवेयर हैं वो मदद करते हैं, वो आप देखेंगे। कंप्यूटर इस डायग्राम के माध्यम से आप इसे लंबे समय तक, क्योंकि जो आप पिक्चर में देखेंगे वो आपके दिमाग में लंबे समय तक याद रहता है। क्योंकि अगर आप से बात करें कि आप बार बार पढ़ेंगे डेफिनेटली आपको याद होगा, लेकिन आप पिक्चर में देखेंगे तो डेफिनेटली लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे। तो ये देखेंगे, इसमें होती हैं इनपुट डिवाइस। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको इनपुट डिवाइस मिलेंगी, आउटपुट डिवाइस मिलेंगी, और मेन जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है वो है सीपीयू। तो इनपुट डिवाइस में आपकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, इनपुट डिवाइस का मतलब है जो जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। अब इनपुट देना, जैसे हमने कंप्यूटर से कहा आप कितना 7x4 कीजिए, तो ये आपके द्वारा क्या दिया गया, इनपुट दिया गया। तो जो आपके द्वारा इनपुट दिया गया कि 7x4, इसी, अब जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा, सीपीयू इसे एग्जीक्यूट करेगा कि इस जो मल्टीप्लाई साइन कहाँ से लाया जाए, किस प्रकार मल्टीप्लाई होगा, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूशन, जो कि कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। इसके बाद 20 जो 8 आएगा वो आपका होगा आउटपुट। तो उसमें जो डिवाइस हेल्प करेंगी उन्हें बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। एग्जीक्यूशन में जो डिवाइस हेल्प करेंगे वो होंगे आपके सीपीयू, एएलयू और कंट्रोल यूनिट, तीनों ये मदद करते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन हम इनके बारे में जानेंगे। बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर हम लोग ने जाना, तो सीपीयू के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। कई बार तो यहाँ से फुल फॉर्म भी आ जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग, क्या क्या फुल फॉर्म होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, इसे कई बार क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मैंने पहले कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप एक प्रीवियस एग्जाम में देखेंगे मैंने क्वेश्चन भी ऐड कर रखे हैं जो आप पीडीएफ से हल कर पाएंगे।
इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से इस टॉपिक के MCQ जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो CPU क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आल्सो नो क्या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इन पॉइंटों को CPU के बारे में ज़रूर याद रखें। अब CPU किस किस के मिल के बना होता है वो देख लेते हैं। ये बना होता है आपका रजिस्टर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। इनसे मिलके CPU आपका बना होता है। विच टुगेदर इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज। तो ये जो आपने कहा कि इन मल्टीप्लाई किए वो एग्जीक्यूट करेगा इनकी सहायता से। रजिस्टर में मेमोरी की का रूप में क्या करता है? अरिथमेटिक लॉजिकल जो हमने मल्टीप्लाई करवाया वो कंट्रोल यूनिट ये देखता है कि किसको क्या करना है। कंट्रोल यूनिट वो उसे डायरेक्शन देता है कि आपको ये कार्य करना है, वो कार्य करने लगेगा। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ CPU क्या है? CPU के प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो CPU ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर। CPU काम करता है कि जो आपने कहा कि 6/42। अब जे डाटा CPU रजिस्टर के पास भेजेगा, मेन मेमोरी से रजिस्टर, तब ये जाके डिवाइड होगा। CPU एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया जो डिवाइड करने का, इन दी स्टोर्ड सीक्वेंस में स्टोर करता जाता है। जितने भी आप करवाते जाएंगे वो सीक्वेंस में स्टोर होते जाएंगे। अब व्हेन नेसेसरी CPU ट्रांसफर आउटपुट डाटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेन मेमोरी। जब जरूरी होता कि जो रजिस्टर का डाटा है वो मेन मेमोरी में भी CPU ले जाता है, तो मेन मेमोरी से रजिस्टर में भी डाटा ले जा सकता है CPU, और रजिस्टर से मेन मेमोरी में भी। CPU कंट्रोल ऑल दी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस। क्योंकि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, जिस प्रकार परिवार का मुखिया होता है वो सभी सदस्यों को संभालता है, उसी प्रकार आप CPU को भी मान सकते हैं। CPU ऑल इंटरनल डिवाइस और जो एक्सटर्नल जो बाहरी डिवाइस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो भी आपके अरिथमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उनको क्या परफॉर्म करता है। CPU कंसिस्ट, मैंने आपको बता दिया CPU किन किन से मिलकर बना है। अब उनके बारे में बारी बारी से हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है तो सभी बच्चे इसको जरूर ध्यान रखें। ALU contain the electronic circuitry that execute all arithmetic and logical operation on the available data. ALU use register to hold। ALU क्या है? स्वयं की मेमोरी नहीं, तो ये रजिस्टर का यूज करता है जो डाटा आप देंगे उसको होल्ड करने, रोकने के लिए। इसके बाद उसे प्रोसीड कर दिया जाता है। मोस्ट ALU कैन परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन। कौन कौन से आपके लॉजिकल ऑपरेशन हैं? गेट आपने पढ़े होंगे, एंड गेट, नॉर गेट, और गेट और जोर गेट। तो इस प्रकार जो गेट हैं, अगर आपने पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको एक क्लास लाएंगे तो जिसमें हम लोग गेट भी कंप्लीट कर लेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात करें, ALU ही परफॉर्म करता है। तो आपकी एडिशन, क्या आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन में याद है, जो कि किसके द्वारा परफॉर्म किया जाती है? ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा ही। तो अरिथमेटिक उसका नाम भी है और अरिथमेटिक ऑपरेशन से आप याद रख पाएंगे जो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, किसके द्वारा पूर्ण किए जाते हैं? आपके ALU के द्वारा। बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन, शिफ्टिंग एंड रोटेटिंग बायड बाय स्पेसिफाई नंबर ऑफ बिट टू द लेफ्ट एंड राइट विदाउट साइन एक्सटेंशन। इस प्रकार हमने जाना क्या कि ALU के कार्य कौन कौन से हैं। मेन है आपके कार्य ALU के
कौन से? लॉजिकल ऑपरेशन और अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। कंपैरिजन भी, जैसे आपको कंपैरिजन करना है, किस प्रकार कंपैरिजन करते हैं? इक्वल से, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। इस प्रकार आप इससे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। किससे? कंप्यूटर जो कंपैरिजन करता है कि ये वैल्यू किससे बड़ी है। जैसे आपसे बात करें 7 लेस देन 8, तो ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही बताएगी कि 7 8 से छोटा है, तो ये कंपैरिजन ऑपरेशन से पता चल जाएगा। अब आते हैं रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर जब तक आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि रजिस्टर कई बार पूछा, मैंने थ्योरी में बोला है, इसलिए रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दीज आर यूज्ड क्विकली एक्सेप्ट स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा। इसका जो काम रहता है कि सीपीयू के एक बगल में राइट हैंड की तरह कार्य करता है जी। कैसे? सीपीयू को काम है जल्दी जल्दी काम करना है, तो इस रजिस्टर में वो अपना डाटा रख देता है कि जल्दी से मैं उस डाटा को उठा पाऊँ। तो क्विकली एक्सेप्ट स्टोर ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट बीइंग बी यूज्ड इमीडिएटली। देखिए, इमीडिएटली बाई सीपीयू, यानी सीपीयू को जो भी डाटा जल्दी जल्दी यूज करना होता है उसको वो रजिस्टर में स्टोर कर देता है। दीज रजिस्टर आर द टॉप ऑफ द मेमोरी हियरार्की एंड आर द फास्टेस्ट वे। क्योंकि अब जब तक वो यहाँ से मेन मेमोरी में जाएगा तब तो टाइम लग जाएगा, इसलिए वो उनका काम है कि रजिस्टर में रख देते हैं वो डाटा, जिससे मेन मेमोरी में बार बार ना जाना पड़े और जल्दी से जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट की जा सके। जो भी आपने इनपुट दिया है वो आपका आउटपुट जल्दी से दिया जा सके। द नंबर और एंड साइज रजिस्टर वेरी फ्रॉम प्रोसेसर टू प्रोसेसर। इस प्रकार हमने जाना कि रजिस्टर क्या है। रजिस्टर एक मेमोरी होती है जो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में कार्य करती है कि कोई डाटा जो रजिस्टर को जो सीपीयू को बार बार यूज में है उसको रजिस्टर में होल्ड करता है, उसे यूज करता है बार बार, जिससे बार बार मेन मेमोरी से डाटा ना लेना पड़े। अब देखते हैं कंट्रोल यूनिट। हमने देखा सीपीयू मिलके बना है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU4 कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट से मिलके बना है, तो देखेंगे कंट्रोल यूनिट होता क्या है। कंट्रोल यूनिट मैंने आपको बताया, कंट्रोल कोऑर्डिनेट विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जिससे आप इनपुट देते हैं और जो आउटपुट आपको, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, इट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू द कैरी आउट स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय द कम्युनिकेटिंग विद द ALU एंड द रजिस्टर। दैट मीन्स कंट्रोल यूनिट का काम है कि आपने कहा कि आप मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, तो कंट्रोल यूनिट कहेगा कि मल्टीप्लाई किसको करना है, उससे कहेगा कि जाके आप ये मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे आपने कहा प्रिंट, प्रिंट, तो प्रिंट के लिए बोला आपने जैसे ही, तो वो प्रिंट के लिए कहेगा कि प्रिंटर को प्रिंट करना है, तो सीधे डायरेक्शन देगा, प्रिंटर ऑन हो जाएगा, प्रिंटर आपका कार्य करने लगेगा। तो कंट्रोल से आप समझ सकते हैं कि सभी पे कंट्रोल इसका रहता है। ऑर्गेनाइज प्रोसेसिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो कंट्रोल यूनिट आशा है आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। बेसिक्स फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इज फेच द इंस्ट्रक्शन। जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया, आपने कहा मल्टीप्लाई मुझे प्रिंट करना है, तो उसने कहा हाँ फेच किया, हाँ प्रिंट का इनपुट आया है यूजर द्वारा, तो उसने फेच किया। इसके बाद उसने कहा प्रिंट कौन करता है, तो कौन करता है? प्रिंटर। तो सीधे प्रिंटर को डायरेक्शन देगा कि आप इसे प्रिंट कीजिए और आपका एग्जीक्यूशन ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको प्रिंट के रूप में हार्ड कॉपी मिल जाएगी। इस प्रकार कंट्रोल यूनिट का काम रहता है। इसके बावजूद भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं कि इसमें इस तरह होना चाहिए। अब आते हैं मेमोरी यूनिट, क्योंकि जो आप इसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसका जो आउटपुट आएगा वो डेफिनेटली मेन मेमोरी में जाएगा। तो द यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल स्टोर प्रोग्राम। मेमोरी का मतलब है कि जो आप कंप्यूटर को दे रहे हैं वो स्टोर करेगा। कहाँ स्टोर करेगा? कुछ ना कुछ तो होगा स्टोर करने के लिए, उसको नाम देते हैं हम क्या? मेमोरी।
डाटा ऑन टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस। कुछ डाटा टेम्परेरी बेस पर रहते हैं, कुछ डाटा परमानेंट बेस है। इट हैज़ प्राइमरी मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी कहलाती है, सेकेंडरी मेमोरी एक्सिलरी मेमोरी कहलाती है, जो सहायक मेमोरी होती हैं। तो अनदर काइंड ऑफ मेमोरी इज रेफर्ड इज सेकेंडरी मेमोरी और कंप्यूटर सिस्टम। दिस इज यूनिट ऑफ परमानेंटली स्टोर डाटा। क्योंकि जो टेम्परेरी मेमोरी होती हैं जैसे रैम में डाटा आप वर्क कर रहे हैं, यदि बीच में लाइट ऑफ हो जाती है, जो आपका रैम में डाटा होगा वो आपका नहीं रहेगा। तो लेकिन अगर परमानेंट मेमोरी में सेव है तो डेफिनेटली आपकी लाइट ऑफ के बाद भी आपको डाटा मिल जाएगा। तो इसलिए इसका जो किस बेस पे, जो वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल नेचर पे हम देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी में रैम जो है वो वोलेटाइल नेचर की होती है और रोम है वो नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है, कि लाइट ऑफ के बाद भी डाटा आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो मेमोरी हमने जाना कि टेम्परेरी डाटा वो होता है कि जो आप जब तक वर्क कर रहे हैं तब तक आपको डाटा मिलेगा, जैसे ही आपने कंप्यूटर ऑफ किया आपका डाटा उड़ जाएगा। लेकिन परमानेंट में अगर सेव होता है तो आपका डाटा लाइट ऑफ करने के बाद, शट डाउन करने के बाद भी आपको डाटा प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने मेमोरी को जाना। अब जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर। इट इज कंट्रोलिंग एलिमेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम, इज समटाइम रेफर्ड एज चिप। एक चिप लगी रहती है कंप्यूटर के अंदर जो कंट्रोलिंग एलिमेंट के रूप में कार्य करती है। माइक्रो प्रोसेसर इज मेन हार्डवेयर एंड ड्राइव कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को चलाता है कौन? माइक्रो प्रोसेसर। आपने खरीदते वक्त आप देखते हैं किस वर्जन का माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। इस प्रकार हम लोग खरीदते वक्त बात करते हैं, क्योंकि जिसका जितना बेहतर माइक्रो प्रोसेसर होगा उसकी एग्जीक्यूशन पावर उतनी फास्ट होगी, उतनी जल्दी से आपके जो ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म कर दिए जाएंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में इतना ही काफ़ी है। और देख लेते हैं। इट इज़ अ लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB which is used to electronic systems such as computer, calculator, digital system. The speed of CPU depend upon the type of microprocessor used computer architecture। यानी जिस CPU की स्पीड मैंने आपसे बताया है कि जितना बेहतर माइक्रो प्रोसेसर होगा उतनी ही CPU की स्पीड बेस्ट होगी। तो फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर आया था वो था इंटेल 4004 वाज दी फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर मेड इंटेल 1971। इन पॉइंटों को याद रखना है आपको। कौन सा था आपका? इंटेल 4004 किसके द्वारा? इंटेल द्वारा बनाया गया है। कब? 1971। साइंटिस्ट टेड हॉप। ये पॉइंट जरूर याद रखें, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। आप इस थ्योरी को कंप्लीट करके आर्किटेक्चर का जो सेक्शनल है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपसे बनता है तो मेरे द्वारा जो की गई मेहनत वो सफल रहती है। अगर आपको कुछ भी नहीं बनता तो मेरे द्वारा की गई मेहनत बेकार है, कि मैंने आपको सही से समझाने में असमर्थ रहा। बार बार देखिए, डेफिनेटली आपको याद ही करने हुए कुछ डाटा ऐसे होते हैं जिन्हें आपको याद ही करना होगा। कोई भी टीचर आपके मेमोरी में ऐसा ही कोई भी जड़ी बूटी नहीं है जो मेमोरी में डाल दे, आपको याद ही करना होगा। सम ऑफ द पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर देखिए। माइक्रो प्रोसेसर आर इंटेल कोर i7, इंटेल कोर i9, डुअल कोर और पेंटियम 4। इस प्रकार आपने माइक्रो प्रोसेसर के एग्जाम्पल हैं, कई बार आ जाते हैं, तो इनको ज़रूर याद रखें। अब देखते हैं मदरबोर्ड यानी मेन कंप्यूटर सिस्टम, जहाँ पर सभी सिस्टम जो इंटरनल में डिवाइस हैं वो लगी रहते हैं। मेन सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड के नाम से ही आपको पता लगा होगा मेन सर्किट बोर्ड कंटेन यानी कंप्लीट इज कॉल्ड मदरबोर्ड, आल्सो नोन एज मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड और सिस्टम बोर्ड और प्लानर बोर्ड। ये सभी नामों से कई बार आ जाते थे, तो इन नामों को जरूर याद रखें। ऑल दी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम आर अटैच्ड दिस बोर्ड। मैंने बताया है ये मेन बोर्ड होता है जहाँ पर सभी जो इंटरनल डिवाइस हैं वो अटैच्ड है। जैसे रोम, मैंने पहले बता चुका हूँ रोम के बारे में आपको। रैम, एक्सपेंशन स्लॉट, PCI स्लॉट, USB पोर्ट होते हैं जहाँ से आप कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कीबोर्ड है,
प्रिंटर है। जो पोर्ट जहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन होते हैं, उन्हें हम पोर्ट बोलते हैं। इट आल्सो इंक्लूड कंट्रोलर फॉर डिवाइस लाइक हार्ड ड्राइव के लिए, डीवीडी ड्राइव के लिए, कीबोर्ड एंड माउस। इस प्रकार हमने मदरबोर्ड के बारे में जाना। मदरबोर्ड किन किन से मिलके बना होता है, आप देखें कौन कौन से सिस्टम रहते हैं। CMOS बैटरी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS, फैन भी लगा रहता है, एक्सपांसन स्लॉट भी रहते हैं जिससे आप इसमें एक्सपांसन कर सकते हैं। SMSPS और PCI स्लॉट भी इसमें उपलब्ध रहते हैं। तो इस प्रकार जो मदरबोर्ड काफ़ी कम जो कंपोनेंट हैं, एक प्रोसेसर चिप भी इसी में रहती है, बसेस भी रहते हैं। इस प्रकार इसमें मेन कंपोनेंट रहते हैं। इन कंपोनेंट को आपको याद ही करना होगा। तो अब बात कर लेते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट, यानी कनेक्शन कैसे होते हैं। तो CPU सेंड डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन टू द कंपोनेंट इनसाइड द कंप्यूटर एज पेरिफेरल डिवाइस अटैच। यानी CPU जो मैंने आपको कंट्रोल यूनिट बताया था, वो डाटा भेजता है, किसके द्वारा भेजेगा, कोई ना कोई माध्यम तो होगा, वो उसे हम बोलते हैं इंटरकनेक्शन। यानी आंतरिक रूप से जो कनेक्शन हो रहा है उसे बोलते हैं इंटरकनेक्शन। यानी कनेक्शन होना चाहिए, उसी आधार से तो भेजेगा। तो बस इज अ सेट ऑफ वायर्स यूज टू इंटरकनेक्ट, यानी बसेस जो हमने पढ़ा जे वाला पॉइंट, जी सेट ऑफ वायर होता है जिससे आप कनेक्शन कर पाते हैं। इंटरकनेक्शन वेयर ईच वायर कैरी 1 बिट ऑफ डाटा, यानी प्रत्येक वायर 1 बिट डाटा कैरी कर सकता है। अदर बिट द बस इज सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पाथवे अलाउ इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल टू ट्रेवल बिटवीन कंपोनेंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर। अब इंटरकनेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल बस और आपके एक्सटर्नल बस। इंटरनल का मतलब है आंतरिक, इंटरनल का मतलब ही होता है आंतरिक। इंटरनल बस कनेक्ट कंपोनेंट इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक CPU सिस्टम मेमोरी, जैसे मेन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। जो इंटरनली मदरबोर्ड में कनेक्ट हैं उसे बोलते हैं आपका इंटरनल बस। इट इज आल्सो कॉल्ड सिस्टम बस के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनल बस इंक्लूड फॉलोइंग बस, यानी इंटरनल बस में कौन कौन सी बसेस इंक्लूड रहती हैं। कमांड टू एक्सेस मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस कैरीड बाय द कंट्रोल बस, कितने 13। एड्रेस ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस मेमोरी कैरीड बाय दिस एड्रेस बस, इसको आपको याद रखना है। डाटा टू बी ट्रांसफर्ड इज कैरीड बाय द डाटा बस। अब एक्सटर्नल बस क्या है। इंटरनल तो आपने जो मदरबोर्ड में आंतरिक रूप से कनेक्ट हैं उन्हें आपने बोल दिया क्या, इंटरनल बस। अब एक्सटर्नल बस क्या है, इट कनेक्ट डिफरेंट एक्सटर्नल बस। जैसे आपसे बात करें पेरिफेरल डिवाइस, एक्सपांसन, जैसे प्रिंटर है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, जो भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट हैं उन्हें हम बोलेंगे एक्सटर्नल बस के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। अब हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल कि जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को कार्य करने का, वो किस प्रकार कंप्लीट होता है। तो वो 4 जो स्टेप हैं, उस जब 4 स्टेप हो जाएंगे, इस प्रकार स्टेप होते हैं। सबसे पहले वो फेच करेगा कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया है। मैंने कहा कि आप क्या डिवाइड करना है, सेट मैंने प्रिंट के लिए बोला, क्या प्रिंट के लिए बोला कि कोई फाइल है वो प्रिंट करना है, या मैंने कुछ सर्च किया, मैंने कोई फाइल सर्च की, क्या राम के नाम की, राम के बारे में जानने के लिए फाइल सर्च किया। तो सबसे पहले कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट फेच करेगा। फेच के बाद जो मैंने राम इस भाषा में लिखा है, कंप्यूटर को इस भाषा में पढ़ना कुछ नहीं आता है, वो इसको डिकोड करेगा, किसमें, 0 और 1 में। बाइनरी भाषा ही कंप्यूटर को समझ आती है। डिकोड किया, इसके बाद जो आपने बोला है कि राम के बारे में बताइए, उसके बारे में एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा उसको मेमोरी में स्टोर कर देगा। तो कैसे,
पहले मैंने बोला कि राम के बारे में बताइए, तो उसने फेच किया कि यूजर ने क्या पूछा है। इसके बाद डिकोड किया 0 और 1 के फॉर्म में। इसके बाद उसको ऑपरेशन को परफॉर्म किया यानी एग्जीक्यूट किया। इसके बाद जो रिजल्ट आया वो स्टोर किया, वो आपके सामने दे देगा मॉनिटर पर। तो इस प्रकार 4 जो स्टेप हैं आपके किसी भी इंस्ट्रक्शन में कंप्लीट करने के लिए 4 स्टेप कंप्यूटर के द्वारा चले जाते हैं। इन दी स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड इंस्ट्रक्शन आर नोन एज फेच साइकिल, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो फेचिंग एंड डिकोडिंग में फेच ही किया जाता है। इसके बाद थर्ड और फोर्थ इंस्ट्रक्शन आर नोन एज एग्जीक्यूट, यानी एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग को आप दोनों को एग्जीक्यूट के नाम से जानते हैं, और फेचिंग एंड डिकोडिंग को आप किस नाम से जानेंगे, वो आपका जानेंगे फेच साइकिल के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार हमने कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, किस किस से मिल के बना होता है कंप्यूटर, उनके पार्ट्स के बारे में जाना, और जो मेन थ्योरी है वो हमने इस लेक्चर में कंप्लीट की। अब 1 लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कंप्यूटर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इज इलेक्ट्रिकल apparatus that provide emergency power to load when the input power source and main power fail, यानी जो आप बोलते हैं स्टेबलाइजर की, मतलब जब लाइट ऑफ हो जाती है तब भी आपका कंप्यूटर ऑन बना रहे, उस कंडीशन में आपके पास यूपीएस होना चाहिए, जिससे आपका जो आप वर्क कर रहे हैं वो डाटा ना जाए, वो डाटा आपका बना रहे जब तक आप सेव कर सकते हैं, इसलिए यूपीएस का यूज करना चाहिए। पावर स्टेप इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट यूज टू एक्सपांड द कैपेसिटी ऑफ द वॉल आउटलेट इन द टाइम ऑफ द नंबर ऑफ डिवाइस इट कैन बी। पावर स्टेप से आप नंबर ऑफ डिवाइस कनेक्शन बढ़ा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन कोड इज अ ग्रुप ऑफ बिट दैट इंस्ट्रक्ट इन वन रेशन, यानी इस प्रकार हमने एक थ्योरी का जो सेकंड क्लास का लेक्चर था वो कंप्लीट किया। आपको अगर हेल्पफुल रहता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और अपने सुझाव ज़रूर दें, और किसी भी बच्चे के लिए किसी भी पॉइंट में कोई इशू है तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जहां से आपको बार बार रिवीजन करना होगा, क्योंकि एमपीएफएक्स बैंक में 40 नंबर की आपका कंप्यूटर आता है। एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर में 80 नंबर का जो कंप्यूटर आता है, उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आपको एडवांस के मिलेंगे, बाकी इसी लेवल से आपको मिलेंगे क्वेश्चन। तो इस क्लास को आप 2x स्पीड में भी देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।